Hello everyone and welcome to the video. This video is the second video of the series and is related to chapter 1 of physics, that is measurements. So in the last video we discussed physical quantities. So physical quantities are used to describe any system. Example, velocity, acceleration, force are physical quantities that are used to define a certain system. Now to define a physical quantity we need some units. For instance, velocity is a physical quantity. वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में भी डिफाइन कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर में भी। वेलोसिटी को जब हम मीटर पर सेकंड में डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर और उसकी एप्लीकेशंस भी डिफरेंट होती है। इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक फंडामेंटल सिस्टम की ज़रूरत थी, एक फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई और उस इंटरनेशनल कमेटी का मकसद ये था कि एक फंडामेंटल और एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत यूनिट्स क्वांटिटीज़ के यूनिट्स डिफाइन किए जाएं। उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया। तो इस सिस्टम के तहत जो यूनिट्स क्वांटिटीज़ को अलॉट किए गए वो पूरी दुनिया में यूज़ होने के लिए सेम थे। सेम यूनिट्स चाइना में भी यूज़ होने थे, रशिया में भी, अलबत्ता दुनिया के किसी मुल्क में सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ होना था। तो इस एसआई सिस्टम में यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इनमें से जो पहली कैटेगरी थी वो बेस यूनिट्स थी। बेस यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच correspond to base quantities. There are 7 base units in total. For example, length is a physical quantity जिसका यूनिट बेस यूनिट मीटर है। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिन्हें किसी भी और यूनिट से ड्राइव नहीं किया गया। फॉर इंस्टेंस, मीटर इज अ सिंगल यूनिट, इस तरह किलोग्राम इज अ सिंगल यूनिट। तो ये बेस यूनिट्स वो तमाम यूनिट्स हैं जो सिंगल यूनिट्स हैं और बाकी सब यूनिट्स इन्हीं यूनिट्स से मिलकर बनाए जाते हैं। सो देयर आर 7 बेस यूनिट्स इन टोटल जो कि टेबल 1.1 में गिवन है। देयर mass, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela and mole. So these are the 7 base units. जो नेक्स्ट कैटेगरी है यूनिट्स की वो है ड्राइव यूनिट्स। तो जो भी यूनिट्स बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाए उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेस यूनिट्स से मेजर नहीं होती उन सबको ड्राइव यूनिट्स से के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ड्राइव यूनिट्स के एग्जांपल्स टेबल 1.3 में गिवन है। इसके एग्जांपल्स में फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें किलोग्राम भी यूज हो रहा है, मीटर भी और पर सेकंड स्क्वायर भी। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। So drive units are basically combinations of base units. So base units are 7 in total and drive units are much more than that. तो ऐसे यूनिट की 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट वन द बेस यूनिट्स, द सेकंड वन द ड्राइव यूनिट्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनको ना बेस यूनिट्स में क्लासिफाई किया जा सका है और ना ड्राइव यूनिट्स में। इसकी जो मेन वजह यह है कि ये देर आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन टोटल जो कि रेडियन और स्टे रेडियन है। तो इन 2 यूनिट्स को ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्यों रखा गया और इनको क्यों बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में क्लासिफाई नहीं किया गया? इसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि इसकी 2 मेजर वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे होते। और इसकी दूसरी वजह ये है कि ये डिमेंशनलेस है। बाकी तमाम बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दे हैव सर्टेन डिमेंशंस। अब डिमेंशंस क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम क्यों बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में क्लासीफाई नहीं करते। इसकी मेन वजह ये है कि ये डिमेंशनलेस होते हैं और ये प्योरली ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। अब पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन। रेडियन को हम प्लेन एंगल भी कहते हैं और 2 डिमेंशनल एंगल भी। तो बेसिकली सर्कल पे हम जो एंगल बनाते हैं, अगर अगर हम सर्कल पे एक आर्क बनाएं, 2 रेडियसेस के दरमियान में एक आर्क बनाएं और उस आर्क वो आर्क रेडियस के ही इक्वल हो जाए, मतलब आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे एक आर्क बनाएं और वो आर्क रेडियस के बराबर हो जाए तो वो जो एंगल सेंटर पे बनाएगी उसे हम रेडियन कहेंगे। अब रेडियन एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में।
एंगल को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, डिग्रीज में और रेडियंस में। तो ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन ज्योमेट्री। रेडियन क्या होता है? जब दो आर्क जब सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क बने वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो उसे हम रेडियन कहते हैं। ये देखिए, ये आर और ये आर, arc of the circumference, this one is equal to radius. Okay, so that was the explanation of radian. The next supplementary unit is steradian. अब रेडियन को हम टू डिमेंशनल एंगल कहते हैं और स्टेरेडियन को थ्री डिमेंशनल एंगल। अब इनमें डिफरेंस ये है कि रेडियन is the angle on a plane is two dimensional, and steradian is the angle on a solid or sphere which is three dimensional. और इसे सॉलिड एंगल या थ्री डिमेंशनल एंगल भी कहते हैं। आप इस डायग्राम को इमेजिन करिए कि ये एक बॉल है। तो स्टेरेडियन वो एंगल होगा कि जब सेंटर पे जो एंगल बने, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कि जब एक ऐसा एंगल सेंटर पे बने कि उसका एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, मतलब ये आर इस आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो इसे हम कहते हैं स्टेरेडियन। मतलब हम एक ऐसा एंगल सेंटर पे बनाएंगे कि जो एरिया होगा स्फीयर के ऊपर वो उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो जब वो सेंटर पे वो एंगल बनेगा तो इसे हम कहेंगे स्टेरेडियन। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। हमने यूनिट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइन किया था, बेस यूनिट्स नंबर 1 एंड देन सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर 2। जो बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों ही नहीं थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने रेडियन और स्टेरेडियन को पढ़ा, और फिर ड्राइव यूनिट्स। तो ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। So scientific notation is a method to express numbers in powers of 10। तो हम नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसे हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। अब इसमें हम 10 की पावर्स में नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। Number 1 condition, non-zero digit, and the second condition is it should be left of decimal. ओके, अब इसका क्या मतलब है? अब हम ने सपोज करें 134.7 को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो हमारी पहली कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट शुड बी नॉन जीरो, तो द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1। ओके, तो हमने अपने डेसिमल को यहाँ पे मूव करना है 1 के बाद, एंड इट शुड बी लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो इस डेसिमल को हमने दो प्लेसेस मूव करेंगे। इसे हम 134.7 की बजाय इधर 1 स्पेस एंड हेयर 2 स्पेस। देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे अगर डेसिमल होगा तो 1 उसके लेफ्ट पे होगा और नॉन जीरो होगा, तो इसकी दोनों कंडीशंस मीट होंगी। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे 1.34 इंटू 10 की पावर 2। तो देयर इज वन नॉन जीरो डिजिट विच इज 1 एंड इट इज लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल ये है और 1 उसके लेफ्ट पे है, तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं और इसमें हम 10 की पावर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने 134.7 को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज 0.0023। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट फर्स्ट डिजिट शुड बी नॉन जीरो, तो द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज दिस 2। अब इसमें हमने डेसिमल को मूव करना है फ्रॉम दिस प्लेस टू 1 1 2 एंड 3 स्पेसेस राइट पे। अब द रूल इज कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट में मूव करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में मूव किया था, तो 10 की पावर्स पॉजिटिव आती हैं। इसमें हमने डेसिमल को 2 स्पेसेस मूव किया था 1 एंड 2, तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव थी। अब इसमें अब द सेकंड एग्जांपल में हमने डेसिमल को 3 स्पेसेस राइट पे मूव करना है, 1 2 एंड 3 स्पेसेस राइट पे मूव करना है। तो इसमें 10 की पावर -3 आएगी। माइनस इस वजह से है क्योंकि हम डेसिमल को राइट पे मूव कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव है, अगर हम डेसिमल को राइट पे मूव कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव है। अब थर्ड एग्जांपल को हम देखते हैं। अब इसमें हमने डेसिमल को देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, तो हमने डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करना है। तो हम इसे 1 स्पेस मूव करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसे हम क्योंकि 1 पावर लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तो दिस वुड बी 1.2675 इंटू 10 की पावर
10⁻² पहले से ही रिटर्न है, तो इसे हम एक लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी. सो 2 + 1 वुड बी 10⁻³ तो इस तरह हम डिफरेंट नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. अभी हमने यूनिट्स को स्टडी किया, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स. अब इनको इंडिकेट करने के लिए सर्टेन रूल्स होते हैं. अब हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे. अच्छा, द नंबर वन रूल इज कि जब हम किसी यूनिट को एज अ होल एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमेशा स्मॉल होगा. फॉर इंस्टेंस, न्यूटन इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. Even if the unit is named after a scientist, still वो small letter से denote होगा. For instance, Newton is named after a scientist, लेकिन अगर इसे हम full में indicate करेंगे तो it would be written as with a small n. आप जैसे टेबल 1.3 में एग्जांपल भी देख सकते हैं, इधर हमने न्यूटन को स्मॉल n के साथ इंडिकेट किया हुआ है. फुल नेम ऑफ अ यूनिट इज ऑलवेज स्मॉल इवन व्हेन नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. आप न्यूटन को देख लें, इधर जॉल का J देख लें, वॉट का W देख लें, दे आर ऑलवेज स्मॉल. तो जब भी हम यूनिट को एज अ होल एक्सप्रेस करेंगे तो जो मर्जी कंडीशन हो, इट वुड ऑलवेज बी रिटन एज स्मॉल. द फर्स्ट लेटर वुड बी ऑलवेज बी रिटन एज स्मॉल. ओके, द सेकंड कंडीशन पर देख लेते हैं कि सिंबल फॉर यूनिट इज कैपिटल. पहले हम यूनिट को एज अ होल देख रहे थे, उसे फुल एक्सप्रेस कर रहे थे, न्यूटन को NEWTUN से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो हमेशा स्मॉल होता था उसका फर्स्ट लेटर. लेकिन अगर हम इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम के आगे नेम्ड है तो द इट वुड बी कैपिटल. Symbol for unit is capital when named after a scientist. For instance, Newton Newton is named after a scientist which is Newton, so N would be capital. Similarly, Joule is named after a scientist, so J would be capital. The same goes for ampere. So these two rules are the first two rules. Let's study the next one. अच्छा, prefix should be written before unit without any space. A prefix क्या होता है? Basically अगर हम लेंथ को हम मीटर्स में डिफाइन करते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या कहते हैं लेंथ को डिफाइन करने का. लेकिन हम लेंथ को किलोमीटर्स में भी डिफाइन करते हैं, मिलीमीटर्स में भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि लेंथ का यूनिट लेंथ की मैग्नीट्यूड बहुत वेरी कर सकता है. तो इसलिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को इजीली डिफाइन करने के लिए. अगर हमने अब द रूल इज कि प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस. फॉर इंस्टेंस, अगर हम 1 × 10⁻³ मीटर को प्रीफिक्स के साथ लिख रहे हैं तो वो 1 मिलीमीटर बनेगा. तो अब हम इसके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं होगी. अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे कि 1 m स्पेस एन m, तो दिस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि प्रीफिक्सेस के दरम्यान स्पेस अलाउ नहीं है. दिस इज करेक्ट 1 मिलीमीटर एंड दिस वुड बी रॉन्ग. तो द मिलीमीटर इज द प्रीफिक्स और प्रीफिक्स के दरम्यान में स्पेस अलाउ नहीं है. दिस इज द थर्ड रूल. द फर्स्ट रूल वाज कि यूनिट हमेशा स्मॉल होगा व्हेन जब हम उसे फुल में लिखेंगे. द सेकंड रूल इज कि it would be capital when named after a scientist. The symbol would be capital when named after a scientist. And the third rule is the prefix should be written before unit without any space. So let's go to the fourth rule. Okay, the fourth rule is when a combination of units is written, there should be a space in between. For instance, अगर हम कोई भी combination of units लेते हैं, जैसे हम न्यूटन मीटर is a combination of unit which is न्यूटन and मीटर, तो इनके दरम्यान में एक स्पेस होगी. आप देख रहे हैं न्यूटन और मीटर के दरम्यान में एक स्पेस है, इस तरह जॉल पर सेकंड के दरम्यान में एक स्पेस. आप इस टेबल में देख लें, टेबल 1.3 में केजी, मीटर पर सेकंड, इन सब के पर सेकंड स्क्वायर, इन सब के दरम्यान में एक एक स्पेस है. इस तरह हम जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखेंगे तो उनके दरम्यान में एक स्पेस होगी. अगर हम इन यूनिट्स को ऐसे लिखते हैं जैसे न्यूटन मीटर, तो दिस इज रॉन्ग. स्पेस अगर हम नहीं डालेंगे तो दिस वुड ऑलवेज बी रॉन्ग. दिस इज द फोर्थ रूल. लेट्स मूव टू द फिफ्थ रूल. कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. अभी हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं. जैसे मीटर के लिए प्रीफिक्सेस यूज होते हैं किलोमीटर, मिलीमीटर. इसी तरह द फिफ्थ रूल इज कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. फॉर इंस्टेंस, हम 1 × 10⁻⁶ मीटर को 1 माइक्रोमीटर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 1 मिलीमीटर. अगर हम इसे 1 मिलीमीटर लिखेंगे तो दिस वुड बी रॉन्ग. इसका जो प्रॉपर यूनिट है वो इसमें माइक्रोमीटर यूज होगा. और कोई भी combination of prefixes is not allowed. Compound prefixes would be wrong. So this is the fifth rule. अगर हम इसकी कोई दूसरे एग्जांपल ले लें, तो अगर हम 1 × 10⁻⁶
6 को सपोज करें लिखते हैं मीटर को, तो उससे हम 1 मेगामीटर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ किलोमीटर, इंस्टेड ऑफ 1 किलोमीटर, अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग। अच्छा, द नेक्स्ट रूल इज कि जब हम बेस यूनिट पे कोई पावर आती है तो वो तमाम यूनिट पे होती है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वेयर वुड मीन द स्क्वेयर इज ऑन द किलोमीटर एंड नॉट जस्ट द मीटर। तो अगर हम किलो का भी स्क्वेयर लेंगे तो किलो इज 10 की पावर 3, किलो इज 10 की पावर 3। तो जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो इट वुड बी 10 की पावर 6। So this is the sixth rule कि power applies to the whole unit and not the quantity itself. जैसे 1 किलोमीटर स्क्वेयर अप्लाइज, इसका मतलब है कि जो स्क्वेयर है वो किलो पे भी है, तो इट वुड बी 1 × 10 की पावर 6 मीटर स्क्वेयर। एंड द सेवंथ रूल इज कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम एक कमरे को मेयर कर रहे हैं एक मेयरिंग टेप से, लेंथ मेयर कर रहे हैं एक मेयरिंग टेप से, तो हम सबसे कन्वीनियंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है उससे मेजरमेंट करते हैं और फिर हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं अपनी ईज के मुताबिक। तो इससे हम बुक से पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। तो जब भी हम कोई लेंगे तो उसे हम सबसे कन्वीनियंट तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। Example, the micro screw gauge measurements in millimeter, the mass of calorimeter in grams, but before calculations for the result, all measurements must be converted to the appropriate SI base units. लेकिन जब हम calculations करेंगे तो उससे पहले हम उसे required unit SI units में convert करेंगे. So this is the seventh rule. And that's it for this video. See you again with the next topic.